सर आपका एमआईएम में भी जाने का प्लान बना था और आपको ऑफर भी मिला था उधर से एमआईएम में, लेकिन क्या हुआ कि आप एमआईएम को छोड़ दिए, फिर नहीं रहे उसमें? सब मेरी सबसे बात हुई फोन पर, इजहार एसपी साहब से भी बात किया हूँ। अब जो है आपको क्या क्या बात हुई सर इजाजत? नहीं, मैं उनसे बोला कि आप घर पे, कल मैं आ रहा था, मैंने घर में रहेंगे तो पहले जाके उन्हीं से तो बताए। हाजी साहब बोले कि नहीं मैं पटना में हूँ, वो बताया कि आज मैं लौट सकता हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप एमआईएम में शामिल हो जाते तो आप घर बैठे चुनाव जीत जाते, आपको प्रचार प्रसार करने की भी जरूरत नहीं थी, इस तरीके की बातें कह रहे। तो फिर इतना अगर कंफर्टेबल था उस पार्टी में शामिल नहीं होना, कहीं भी जाते हैं, एमआईएम में भी जाते तो एक बड़ा तबका वो भी नाराज होते, जनस्वराज में जाते तब भी नाराज होते। हाँ, यहाँ पर तो ऐसा नहीं था कि 100% लोग जो है एक ही तरफ थे। लेकिन सुनने में ये आया है कि सर आप एमआईएम में शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपको अख्तरुल इमान साहब ने कीचड़ में सना हुआ कहा था एक मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ बात हमारे कार्यकर्ताओं को बुरा लगा, वो आहत हुए थे कुछ बातों से। फिर पिछले दिनों लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो जिसके पास धन दौलत ज़्यादा है ये भी मायने रखता है टिकट को लेकर के। अब किसी को अपने धन दौलत पर गुमान है तो वो अलग बात। तेजस्वी यादव जी इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं है। कहा यह भी जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि 10 करोड़ रुपया देंगे तो टिकट अपने आप दे देगा। अब टिकट कोई रेलवे और हवाई जहाज का टिकट नहीं है कि रुपया दे करके कोई खरीद लेगा। तेजस्वी जी पहले भी बोल चुके हैं, इस बार किसी पैरवी और किसी इस पर चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। वैसे व्यक्तियों को टिकट दिया जाएगा जो जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, जनता की समस्याओं से लड़ते हैं और जो जिताऊ हैं। जितना विकास गिनाएंगे ना पूरा ये 1 घंटा हो जाएगा वीडियो। नहीं, 1 घंटा में तो संभव ही नहीं है। अगर आपको टिकट मिल जाती है, जीत भी जाते हैं, तो जीतने के बाद आप जेडीयू में चले जाएंगे। ये है कि आप मास्टर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव 9वीं फेल कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आप आरजेडी में हैं तो तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर ही आपको फिर काम करना पड़ेगा। 9वीं फेल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। इंतजार की घड़ी खत्म है, मास्टर मुजाहिद साहब आरजेडी में जा रहे हैं, अनाउंस भी हो चुकी है। बस ऑफिशियल ये जो शामिल होने का जो कार्यक्रम है वो बाकी है और 28 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है किशनगंज में। तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, उनकी मौजूदगी में ही मास्टर मुजाहिद साहब आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मास्टर मुजाहिद साहब, इनसे हम बात करेंगे इस बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत सारे सवालात हैं जो कि हम सर से करना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस गनी साहब और केडीवी लाइव के सभी व्यूअर्स का और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर तेजस्वी यादव जी जो आ रहे हैं 28 तारीख को, तो उसका क्या तैयारी चल रही है उसके लिए और कहाँ आएंगे? जैसे कि जगह फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, टाइम कितना बजे, ऐसा कुछ? तेजस्वी यादव जी जो हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं और युवाओं के सबके चहेते हैं और भावी मुख्यमंत्री जो है महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है। 28 जुलाई को वो किशनगंज कोचा दामन में, अभी तो जगह तय हुआ है +2 किसान इंटर कॉलेज, अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, जगह देखेंगे वहाँ सारा इतनी बड़ी भीड़ और गाड़ी वगैरह की जगह, पार्किंग वगैरह का क्या व्यवस्था है। तो अभी तो मोटा मोटी जगह वही तय है, किसान कॉलेज सोनथा सुंदरबाड़ी। तो आप राजद में शामिल होने जा रहे हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए या फिर एक विचारधारा से जुड़ करके उसको आगे बढ़ाने के लिए? मेरे लिए चुनाव और पद माने नहीं रखता। आप देखे होंगे जब एमएलए थे तब भी, जब हार गए पिछले 5 साल से कोई पद नहीं है। लोकसभा का भी चुनाव हारे, फिर भी 24 घंटे मैक्सिमम जितना होता है 16, 17, 18 घंटा तक जनता के लिए समर्पित रहते हैं, उनकी सेवा खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ से भी कोई मजलूम आवाज़ देते हैं, किसी तरह की भी परेशानी हो और उसको
उसके लिए जो है कोशिश करते हैं। आप तो आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद फिर चुनाव है, कुछ माह बाद चुनाव होगी, तो जाहिर सी बात है कि टिकट को लेकर के आपने भी कहा कि नहीं हमें कोचा दमन से ही चुनाव लड़ना है। तो ये बताइए कि टिकट को लेकर के तेजस्वी यादव जी या फिर लालू प्रसाद यादव जी से बातचीत हुई है इस बारे में? मैंने अभी जो आप देखा कि 3 महीने पहले, आज से ठीक 19 अप्रैल को मैं जेडीयू से 15 साल का अपना रिश्ता वक्त संशोधन कानून 2025 को लेकर तोड़ लिया, और उसके बाद 3 महीने से गांव, हाट, बाजार, एक एक कारोबारी, दुकानदार, फुटपाथ पर बैठने वालों से भी मिलकर उनसे राय ली, और सबका मिक्स राय था। कोई कह रहे थे आरजेडी में जाइए, कोई कह रहे थे कांग्रेस में जाइए, कोई कह रहे थे एमआईएम में जाइए, कोई कह रहे थे जन स्वराज में जाइए, कोई कह रहे थे कि निर्दलीय लड़िए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग की जो राय हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि आप एनडीए छोड़कर किसी भी पार्टी में आएंगे, आपके साथ हैं इस बार। तो वो पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे थे मेजोरिटी, सिर्फ ये बोल रहे थे कि किसी भी, हाँ, ये हम पर छोड़ रहे थे। किसी भी ज़्यादा लोगों का आपके मन जो दूसरे पार्टी के कट्टर से कट्टर समर्थक हो, उसने मुझ पर छोड़ दिया कि भाई वो मास्टर साहब तय करें, आप तय करें। सर मेरा सवाल ये था कि तेजस्वी यादव जी या लालू प्रसाद यादव जी से टिकट को लेकर के कोई बातचीत हुई है? टिकट के लिए यही है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। अच्छा। उसका वो अपने ढंग से सर्वे कई बार करा चुके हैं और आगे भी चल रहा है। वो जो है तेजस्वी जी पहले भी बोल चुके हैं कि इस बार किसी पैरवी और किसी इस पर चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा, वैसे व्यक्तियों को टिकट दिया जाएगा जो जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, जनता की समस्याओं से लड़ते हैं और जो जिताऊ हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो जिसके पास धन दौलत ज़्यादा है ये भी मायने रखता है टिकट को लेकर के। अब किसी को अपने धन दौलत पर गुमान है तो वो अलग बात। तेजस्वी यादव जी इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं है। मार्केट में बहुत लोग बिचौलिए घूमते हैं, आप बात समझ ही सकते हैं। इसीलिए वो जो है जो फीडबैक फील्ड से जाएगा उन्हीं को, ये बात स्पष्ट 100%। तो यहाँ पर धन दौलत पैसा ये सब मायने नहीं रखेगा? कोई मायने तेजस्वी जी के लिए कोई मायने नहीं। आपने उनको सुना नहीं, पिछले दिनों सभी माननीय विधायक, विधान पार्षद, सांसद और पार्टी के सारे जिला अध्यक्ष उनके समक्ष उन्होंने राज्य परिषद की बैठक में ये बातें कही हैं कि जो है किसी पैरवी और इस पर जो टिकट नहीं दिया जाएगा। जो जनता के बीच से जो आवाज़ आएगी, जो उनका सर्वे चल रहा है टीम तेजस्वी यादव जी का, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। कहा ये भी जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि 10 करोड़ रुपया देंगे तो टिकट अपने आप दे देगा। अब टिकट कोई रेलवे और हवाई जहाज का टिकट नहीं है कि रुपया दे करके कोई खरीद लेगा। समझ गए? तेजस्वी जी बहुत कम अंतर से 10 विधायक के अंतर से पिछली बार सरकार बनाने से चूक गए। तो इस बार बहुत फूक कर एक एक चीज़ को बहुत ही गहराई से उसको जो है जांच पड़ताल कर जो है वो कदम रख रहे हैं। इस बार वैसी गलती नहीं होगी। अब बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं कि जो है सिटिंग विधायक का टिकट नहीं करता है। तो आप पिछले बार देख लीजिए, आपके बगल में शाहनवाज साहब जोकियार थे, उनका टिकट कटा, राजद से ही थे। उसी तरह सिमरी बख्तियारपुर से जफर आलम साहब थे, सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट काट के महबूब अली कैसर साहब
जो सांसद थे बगल के खगड़िया से, लोक जनशक्ति पार्टी से, उनके बेटे को टिकट मिला। उसके अलावा 3 टाइम के एमएलए, बहुत ही सीनियर वकील न्यामतुल्लाह साहब गोपालगंज बरौली से, मेरे साथ एमएलए थे राजद से, उनको टिकट नहीं मिला। उसी तरह आरा सदर से नवाज साहब, अनवार आलम साहब विधायक थे, मेरे साथ थे, आज जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी टिकट पिछले बार कटा था। उसके साथ साथ जो कुल 9 लोगों का, तो टिकट ये कोई ये नहीं है, हर पार्टी में होता है कि जो है मतलब फील्ड से टिकट उन्हीं को दिया जाएगा जो चुनाव कैंडिडेट होगा। बस एक ही पैमाना है। तेजस्वी जी, लालू जी, इन लोगों ने यह तय कर लिया है कि हर तरह से जांच परख कर जो है टिकट दिया जाएगा। सर, आपसे फिर सवाल ये है कि आप आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपने आते ही कहा था कि नहीं कोचाधामन से ही चुनाव लड़ेंगे। तो मान के चले आपको आरजेडी से अगर टिकट नहीं मिलती है, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आपने कहा कि कोचाधामन से चुनाव लड़ेंगे। ये तो मेरा 5 साल से अब यही है कि जहाँ से हम हारे, जहाँ के लिए काम किए हैं, कोचाधामन के लिए बहुत कुछ किए, वो एक इतिहास है, उसको कोई झुटला नहीं सकता है। कोचाधामन में 108 किलोमीटर पथ निर्माण की सड़क है। अब कोचाधामन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपसे सवाल यही सवाल है कि आपका 6.5 साल का कार्यकाल और मौजूदा 5 साल का कार्यकाल, इन दोनों में अगर नापा तोला जाए तो कार्यकाल कौन सा बल्ला भारी रहेगा? अब मुझसे मेरे कार्यकाल के बारे में पूछिएगा और इजहार एसपी साहब से, तुमसे, ये जनता से पूछिए, ये जनता बताएगी। आपको ऐसा काम बता सकते हैं ना कि आपको लगेगा कि हाँ ये है काम। 6.5 साल में इतने सड़कों का निर्माण कराया, नए सड़क 500 से ऊपर जीटीएस NY और मुख्यमंत्री सड़क कि आज जो है उसका मरम्मती तक नहीं हो पा रहा है। आज जितने सड़कों का शिलान्यास हो रहा है, उसके शिलापट को आप देख लीजिए, वो सब उन्नयन, मतलब उसका मरम्मती, रख रखाव, ये 5 साल में सरकार की पॉलिसी है। जैसे पथ निर्माण की सड़कों में OPRMC के तहत एक एजेंसी को 7 साल के लिए टेंडर दे दिया था। उसके अधीन जो 108 किलोमीटर सड़कें हैं इस जिले में, जो MK गुप्ता सिल्लीगुड़ी के, जिनका प्लांट डेरामारी मुजाबारी में है, तो उनको मरम्मती। उसी तरह ग्रामीण कार्य विभाग में ये सरकार ने स्पष्ट नीति बनाया है कि 5 साल के अंदर तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको करना है, 5 साल बाद उसका फिर से जो है टेंडर होके जिसको काम मिलेगा उसको जो है उसको फिर से बढ़िया ढंग से थ्रू आउट जो है उसका उन्नयन करना है। सर, आपसे वही सवाल वही है कि कोई ऐसा काम, ऐतिहासिक काम जो आप बता सकते हैं, कोचाधामन के इतिहास में ऐसा काम नहीं हुआ है आपके कार्यकाल में, जो लोग याद करें कि चले भाई उस कार्यकाल में ऐसा काम हुआ है जो इस कार्यकाल में नहीं हुआ है? अब आप जो देख लीजिए DB50 सड़क, आप खुद उस सड़क के बगल में आपका गांव है, मेरे गांव के बीच से ही गुजरती है। हाँ, DB50 तो पहले 34 किलोमीटर था, अभी 44 किलोमीटर उसको करवाए 155 करोड़ की लागत से। 16 पंचायत, 24 में 16 पंचायत को ये कनेक्ट कर रहा है। और जो है उसी सड़क पर चैनपुर से असूरा 2.5 किलोमीटर बांध है, उस बांध का चर्चा अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार तक में है। वो पहले काफ़ी कटाव कर रहा था, आपके कार्य की वजह से फिर वो जी तो रोड सड़क बांध, उसकी सारे लोग मिसाल देते हैं। तो DB50 सड़क 155 करोड़, उसको मौलाना असरारुल हक कासमी एक्सप्रेस वे, तो आप उसी को देख लीजिए। पहले लोग ये मान चुके थे कि DB50 का मतलब आधा, 50 का मतलब आधा, कभी इधर से ठीक हुआ उधर खत्म, उधर गड्ढा हो गया। कितने उसमें पुराने
कलवर्ट पुल थे सब नए बन गए, सिर्फ एक छोड़ के। उसके लिए भी मैंने लिख के दिया है, जो आपके सराय के पास वो पुल तस्लीम साहब का टाइम का बना हुआ है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए सारा पुलिया कलवर्ट सब बिल्कुल। वो पुल सीमेंट का भी बना हुआ है। जी 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 जी। उसके वो पुल बहुत पुराने टेक्निक से राफ्ट एंड कटअप, अभी जो वेल फाउंडेशन या फाउंडेशन से बनता है बहुत नीचे तक फाउंडेशन करके, तो वो भी बनेगा। वो ज़्यादा मजबूत, जो बार वगैरह में 2017 के बार में आप देखें कितना चले गया। क्या स्थिति सर उसके दोबारा बनने का? उसका प्रोसेस में मैं खुद चिट्ठी दिया हूँ पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं, उनके सेक्रेटरी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, डीएम साहब को, कि उस पुल को फिर से जो है उसको दिया जाए। उसके जो अधीक्षण अभियंता हैं, तो अभी उन लोगों ने कहा है कि OPRMC का जो नेक्स्ट जो अभी टेंडर होगा उसमें उसको इंक्लूड किया जाएगा। उसमें जो है चैनपुर से असुरा बोल्डर पिचिंग के लिए भी मैंने लिखा है डीएम साहब विभाग को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। तो उन लोगों ने, विभाग ने आश्वस्त किया कि OPRMC के तहत अभी जो नई योजना बन रही है उसमें ये प्रोविज़न होगा। और एक जगह और है पूरी मारी गांव में, आप देखे होंगे 12 महीना वहाँ रोड पर दोनों तरफ घर है, पानी दोनों तरफ नाला के लिए। तो विभाग ने ये आश्वस्त किया है कि ये जो है हम लोग OPRMC में उससे करवाएंगे। सर अब तरह और काम बोल रहे हैं, तो ये तो एक पथ निर्माण में दूसरा सड़क है मस्तान चौक से बरबट्टा। इस सड़क इतना संकीर्ण 10 फीट था, तो उसको लोग, इतनी दुर्घटनाएं होती थी, उसका नाम पड़ गया था मौत का सड़क। जी जी। उस सड़क को लगभग 100 करोड़ की लागत से बड़े बड़े पुल सब बना। उसके अलावा भी 2 बड़े पुल जो है, जो पुल निर्माण निगम से आपको मोदो पुल जो स्क्रू पायल था, जहाँ बैरियर लगा हुआ था, सिर्फ छोटी गाड़ी 4 चक्का वाहन और ट्रक ट्रैक्टर वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं था, आज बन गया। वो अलग से बना 17 करोड़ से। उसी तरह ग्वास टोला के पास बना। ये दोनों पुल निर्माण निगम से। बाकी सारे छोटे मोटे पुल जो है, चाहे रानी का पुल हो, चाहे एक धार है अलता, और जो पिपला के बीच में वो पुल हो, सारे बन गए। इसके अलावा 500 नए सड़कों का निर्माण। ये नहीं कि पुरानी सड़क बनी हुई थी उसका हम आपके कार्यकाल में 500 नए 500 सड़क मुख्यमंत्री और जो GTSNY ग्राम टोला संपर्क निश्चय योजना, तो आप पता कर लीजिए। सड़क क्या बना? 500 सड़क नहीं बना। आपके गांव में ही सराय दक्षिण टोला है, सराय नदी पार टोला है, सराय उत्तर टोला है। सराय में एक भी रोड था क्या? सही बात। नहीं। अपने गांव में बोल दिया। मेरे गांव में तो खुद कीचड़, बहुत ज़्यादा कीचड़ था। हाँ, तो उसी तरह ये सब कभी रोड था ही नहीं। आपके गरगांव पंचायत में झांटीबाड़ी जाने के लिए कोई सड़क था क्या? अभी 2 तरफ से सड़क है। उसी तरह बच्चा सरोवरा, बड़ा सरोवरा के जाने के लिए कोई सड़क था? कोलबाड़ी जाने के लिए कोई सड़क था? गरगांव जाने के लिए कोई सड़क था? राजा मोहरा जाने के लिए कोई सड़क था? अभी सबको सरकार का नीति है कि सभी गांवों को सिंगल कनेक्टिविटी, एक तरफ से पक्की सड़क से। मेरे यहाँ तो एक गांव ऐसा है इसको 4 तरफ से कनेक्टिविटी दिया गया है। इसके अलावा किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको लोग डिटेंशन सेंटर बता रहे थे, रुस्तम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, वहाँ मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा। बिजली के क्षेत्र में सेंट्रल ग्रिड बारहमसिया, सिंघिया में स्टेट ग्रिड, सिर्फ 1 पावर सब स्टेशन था, 6 और बना। आपको बिशनपुर, मोदो, डेरामारी में मेरे टाइम में टेंडर हुआ है, ज़मीन के कारण वो नहीं बन पाया, वो भी बनने जा रहा है। आपको मरवाटोली महनगांव पंचायत,
उसी तरह जो है आपको हटाकपारा बेलवा पंचायत। तो मैं जब एमएलए बना तो उस वक्त सिर्फ 200 गांव टोले ऐसे थे जिसमें बिजली नहीं पहुंची थी। कोचाधामन में बिजली पहुंचा है गांव टोले तक, फिर हर घर तक बिजली पहुंचा। नदी कटाव में देख लीजिए, बस तो पूरा नदी कटाव में पूरा बताते रहेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। बोल्डर पिचिंग के लिए आप देख लीजिए, आप जो सिंघिया चकंदरा पावर ग्रिड पर बारामसिया के पास बोल्डर पिचिंग, या फिर जो महानंदा नदी का जो आपको पश्चिमी तटबंध 2017 के बाढ़ में उड़ गया था, ये जितना बोल्डर बस बहुत कीजिए, जितना विकास गिनाएंगे ना पूरा ये 1 घंटा हो जाएगा वीडियो। नहीं, 1 घंटा में तो संभव ही नहीं है जी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपसे ये है सर कि लोग कह रहे हैं कि आप आरजेडी में आएंगे, अगर आपको टिकट मिल जाती है, जीत भी जाते हैं, तो जीतने के बाद आप जेडीयू में चले जाएंगे। आरजेडी में जाएंगे तो आरजेडी के बाद जीत करके जो है जेडीयू में नहीं जाएगा। जेडीयू में कैसे चले जाएंगे? जेडीयू में मैं अगर जाऊंगा तो मेरी सदस्यता चली जाएगी। आप जानते हैं ना, एंटी डिफेक्शन लॉ, किसी भी पार्टी, लोगों के मन में ये सवाल है इस तरह इस सवाल को दूर करने के लिए तो मैंने उसका एक कारण ये भी है कि एमआईएम से जीत के 5 आदमी में 4 आदमी चले गए, तो छोटा 5 था, और आरजेडी का 80 एमएलए है, उसको तोड़ने के लिए 60 विधायक एक साथ जाएंगे, तब वो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, वरना उसकी सदस्यता चली जाएगी। 80% कम से कम जाना चाहिए साहब ने। हाँ, 2/3। हाँ जी। हाँ, तो वही सोच लिया, 80 में 60 लगभग। 1-2 विधायक जाएंगे तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, सदस्यता चली जाएगी, विधायक चली जाएगी। हाँ, अख्तर साहब नहीं देखे, राजद से जब वो जेडीयू में गए तो उनको रिजाइन करना पड़ा, रिजाइन करके तब तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लागू हो जाएगा। तो उसमें अगर हम निर्दलीय लड़ते, छोटी पार्टी से लड़ते, तब ये लोग कह सकते थे। और मैं उस कैरेक्टर का आदमी नहीं हूँ, जिधर निकल गया तो बस निकल गया। मेरा मकसद सिर्फ जनता की सेवा, इलाके का विकास, यही मेरा मोटो। जब मैं जेडीयू में इतने विकट परिस्थितियों में मैं 15 साल तक रहा, तो आप समझ सकते, मेरे लिए एमएलए एमपी बनना कोई जो है उसका मुझे कोई शौक भी नहीं है, कोशिश है, जनता की चाहत होती है तो लड़ाई लड़ता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि कोचाधामन के लिए मैंने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना है। कुछ सपने अधूरे हैं कोचाधामन के विकास के। कोई ऐसा सपना जो आप बता सकते हैं? सपना अभी जैसे जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, शीतल नगर झील जो 56 एकड़ में सुरजापुरी हाट जैसे मिथिला हाट है, उसका यहाँ से डीएम साहब ने सारा करके भेज दिया। विभाग में हम लोग लगे हुए हैं कि वो एक बन जाएगा तो एक NH 327 पर एक पर्यटक स्थल बन जाएगा। आज हमारे छोटे छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, छात्रों को जो है घुमाने के लिए वाटर किंगडम वगैरह सिल्लीगुड़ी ले जाना पड़ता है, तो वो सारी सुविधाएं होंगी। जो आपका सुरजापुरी कल्चर है उसकी झलक मिल जाएगी। मिथिला हाट आप जाएंगे तो आपको वहाँ मिथिला का जो व्यंजन है वो उसके लिए अलग जो से बना हुआ है सब कुछ, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। और एक कल्चर जिंदा होगा, रोड सड़क, सुरजापुरी कल्चर तो जिंदा है ही, उसको और आगे बढ़ा जाएगा। अब ये तो हम नहीं कर सकते हैं गोपाल अग्रवाल जी के तरह कि जो है हम ही जो है सुरजापुरी को पहचान दिलाए। सुरजापुरी की अपनी एक अलग पहचान है, आइडेंटिटी है, संस्कृति है, उसके लिए जाना जाता है। कोई नेता मैं या कोई और अगर कहते हैं कि मैं पहचान दिलाया तो ये सबसे बड़ा झूठ है। सर नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप पहले एनडीए में थे, अब इंडिया में आ गए हैं, तो एनडीए और इंडिया की जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है, तेल पानी जैसा है जो कभी मिल नहीं सकता है। तो आप उस विचारधारा से इस विचारधारा में आए हैं, तो अपने आप को कैसे कंफर्टेबल महसूस करते हैं और आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगे इस विचार? नहीं, मैं हमेशा सेकुलर विचारधारा का व्यक्ति रहा हूँ। आप मेरा
पूरा राजनीतिक कैरियर का इतिहास आप देख लिए। मैं नीतीश कुमार के सेकुलर न्याय के साथ विकास उसके लिए जोड़ा था, लेकिन जब मैंने देखा कि इस रास्ते से गाड़ी इनकी उतर चुकी है तो मैंने खुद उस पार्टी को अलविदा कह दिया। आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आप मास्टर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव 9वीं फेल कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आप आरजेडी में हैं तो तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर ही आपको फिर काम करना पड़ेगा। 9वीं फेल नहीं है, समझ गए, वो एग्जाम ही नहीं दिया तो उस वक्त 9वीं फेल और क्या होता था। आप हम लोग अगर 9वीं में कोई एग्जाम होता था, कोई फेल होता था क्या? हमसे पहले लोग 11 में मैट्रिक होता था। 8वीं पास कर सकते हैं फिर। हाँ 8वीं पास। अरे भाई वो उसका पूरा बायोग्राफी पढ़िए ना तेजस्वी यादव जी का, फिरदौस गनी साहब, कि उन्होंने अपना एक कैरियर ऑप्ट किया कि मैं सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेट में जिसका माँ बाप मुख्यमंत्री रहा हो, उसको अगर डिग्री है तो उसके घर में लाके डिग्री पहुंचा देता, लेकिन वो उस डिग्री को पसंद नहीं किया। कोई भी आदमी अपनी काबिलियत, विचार, विजन से जाना जाता है। तेजस्वी यादव का जो विजन है, जिसके लिए पिछले 10 सालों से वो संघर्ष, 10 साल पहले ही वो राजनीति में आए, तो वो आप देखिए ना। तस्लीम साहब अब देख लीजिए, कोई उनकी डिग्री के बारे में बता सकता है? मैं उनसे बहुत करीब रहा हूँ। क्या सर आप बताइए। मदरसे से बस थोड़ी बहुत पढ़ाई किए। अच्छा, और वो आदमी देखिए कितना विजनरी थे। सीमांचल के गांधी कहा जाता है। जी, नो डाउट। तो उनका काम ऐसा नहीं कि तस्लीम साहब कोई बहुत बड़े इसके वो अपने काम, उसके काम के कारण, उनके विजन के कारण। ये भी कहा जाए तो डिग्री मायने नहीं रखता है अगर नहीं। अब मोदी जी का कोई डिग्री दिखा दीजिए ना, वो तो खुद अपने कितने भाषण में, अभी बोलिएगा मैं दिखा देता हूँ, चाय बेचे, कभी बोल रहे हैं भिक्षा मांग के खाए, कभी बोल रहे हैं कि ये खाए। तो वो पढ़ाई कब किए? बात समझ रहे? आज तक कोई डिग्री दिखा पाया? तो कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सर आप और कोचाधवन विधायक दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। खैर आप अभी दोनों एक पार्टी में आ गए हैं, तो दोनों के बीच में जाहिर सी बात है कि आमना सामना होगा एक ही मंच पर। ऐसा तो पहले से भी आमना सामना होता है। राजनीति अलग चीज़ है, बाकी बहुत पहले अलग अलग बैनर तले होता होगा, लेकिन अब तो एक ही बैनर तले होगा। नहीं, पहले भी एक बैनर, जब तस्लीम साहब के साथ थे तो वो भी उसी के साथ थे, मैं भी था। 2010 में मुझे टिकट मिला तो वो भी टिकट के उम्मीदवार थे, नहीं मिला तो वो जो है अख्तर साहब के साथ चले गए। तस्लीम साहब उस वक्त आरजेडी छोड़ चुके थे। तो दोनों पहले भी बहुत ये करें, वो मुखिया थे हिजार एसपी साहब, मेरी अहलिया जो है वो पंचायत समिति सदस्य रही है। जब मैं विधायक बन गया तो और जो चुनाव वगैरह नहीं लड़। आप जेडीयू में थे तो जिला पर शीर्ष पर थे, आप आरजेडी में आएंगे तो आरजेडी में आपकी क्या भूमिका होगी? मेरी कोई भूमिका नहीं, मेरी भूमिका क्षेत्र और यहाँ की जनता से रिलेटेड है। पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। जिस पद पर कभी प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जहाँ जिस पद की जिम्मेदारी मिली पूरी ईमानदारी से उठाया। सर आपका एमआईएम में भी जाने का मतलब कि प्लान सुनने में कि मतलब कि बना था और आपको ऑफर भी मिला था उधर से एमआईएम में, लेकिन क्या हुआ कि आप एमआईएम को छोड़ दिए, फिर नहीं रहे उसमें? नहीं, आप देखे होंगे कि मैं जब पार्टी छोड़ा तो पार्टी में रह कर के भी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया। 2024 अगस्त जब पहली बार पार्लियामेंट में बिल आया, उस टाइम से पार्टी के अंदर मैं लड़ाई लड़ रहा था। सारे मुस्लिम लीडर लड़ रहे थे। जब देखा कि यहाँ बात सुनी नहीं गई अपने जो, तो इसीलिए जनता की आवाज़ पर मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसका फैसला भी अभी आना है। और फिर मैंने 19 अप्रैल को पार्टी से हमेशा के लिए अपना रिश्ता जो है एमआईएम में शामिल होने के लिए ऑफर मिला। एमआईएम में शामिल होने के लिए, और बहुत सी पार्टी, जन स्वराज हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो और दूसरी पार्टी हो, लेकिन ये सीट कांग्रेस और आरजेडी तो महागठबंधन में है,
एक ही है। तो सब CPI CPIM जो है, अभी मुकेश सहनी भी उसमें जुड़े हैं, पिछले बार वो NDA के साथ थे। तो सब पार्टियों से हो रहा था, लेकिन मैं आपके चैनल पर भी कई बार इस बात पर बातचीत हुई, जो जनता का मेजॉरिटी राय होगा मैं उस और करूँगा। लेकिन सुनने में ये आया है कि सर आप MIM में शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपको अख्तरुल इमान साहब ने कीचड़ में सना हुआ कहा था एक मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब वो सब भी कुछ बात हमारे कार्यकर्ताओं को बुरा लगा, अब वो आहत हुए थे कुछ बातों से। फिर पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ उनके, जो है स्टेट जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी क्या है उनके बीच में, जिसमें अख्तरुल ईमान के खिलाफ और मेरे पहले तो बोले हैं कि नहीं, ये बाद में सफाई दिए हैं कि ये वो दूसरे हैं, लेकिन 20 मिनट का वीडियो है। जब मैं सुना तो उसमें देखा कि वो स्पष्ट मेरे ही तरफ उनका इशारा था। वो तो व्हाट्सएप कॉलिंग में बात किए थे, और जिनसे बात किए थे वो भी MIM के कट्टर जानिसार आदमी अख्तर साहब के, और अभी YouTube चैनल सीमांचल 24 खबर, सीमांचल खबर 24 चैनल चलाते हैं। तो उन्होंने उसको जो है व्हाट्सएप कॉलिंग को जो है दूसरे मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर लिया, वीडियोग्राफी बना लिया। तो वही बातचीत है। सर लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप MIM में शामिल हो जाते तो आप घर बैठे चुनाव जीत जाते, आपको प्रचार प्रसार करने की भी ज़रूरत नहीं थी, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तो फिर इतना अगर कंफर्टेबल था उस पार्टी में शामिल नहीं होना? कंफर्टेबल की बात ये नहीं है, अभी जो देश की परिस्थिति है अब वो देख लीजिए। आप जो बिहार में अब जो फरका प्रस्त ताकतें जो है किस तरह से अपना फन उठा रही हैं सत्ता में रहते हुए। अभी पिछले दिनों आप सम्राट चौधरी का बयान देख लीजिए, किशनगंज जिले में 1,27,000 लोग आवास के लिए अप्लाई किए ऑनलाइन, उसको वो एक जो है धार्मिक एंगल से एक समुदाय विशेष को टारगेट करने लगे, और उस पर वो जांच बैठा दिए। आज जो है निवास प्रमाण पत्र बनने में आप लोगों की परेशान हो रही है, वो पुलिस को भेजता है, चौकीदार से जांच होता है तब निर्गत होता है। किरण सिंह का बयान सुन लीजिए। ये जो है आपको एक बाचोल को ये विधायक हैं उनका बयान सुन लीजिए। तो ये किस तरह से नफरती एजेंडा को ये कर रहे हैं जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं। तो ये लोग इस कोशिश में नीतीश कुमार जी को तो हाईजैक कर ही लिए कि इस बार फिर बिल्कुल अपने से सरकार बनाना और जो है बीजेपी की सरकार बनाना, और उसके जो असली एजेंडे जो यूपी में लागू किए हैं उसको बिहार में लागू करना। अब सम्राट चौधरी जैसा व्यक्ति बात कर रहा है यहाँ घुसपैठ का, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है, अमित शाह जैसा गृह मंत्री है, उनका 11 साल से है, तब भी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश से लोग घुसपैठ कर लेता है। 20 साल से नीतीश जी हैं, 5 साल छोड़ दीजिए तो 15 साल बीजेपी साथ में, तो कब ये घुसपैठ ये रुकेगा? मेरा सवाल सम्राट चौधरी से, गिरिराज सिंह से कि आपके अंदर अगर नैतिकता है तो उसको तुरंत आप जो है त्याग पत्र दीजिए अपने जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री से। तो किस काम के लिए 56 इंच का सीना है? इतने जो ढिंडोरा पीट रहे हैं किस बात का है? आपके सत्ता में रहते हुए भी अगर घुसपैठ हो रहा है तो ऐसे लोगों को पद में बने रहने का कोई अधिकार है? तो कब घुसपैठ ये रुकेगा? ये सब इनका चुनावी एजेंडा है कि ये धार्मिक रूप से यहाँ के माहौल को पोलराइज करके चाहते हैं कि 2025 का चुनाव जीत लें, और उसके लिए पहले तो वक्फ कानून, अब फिर जो है उन्होंने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जिसके तहत
ये जो है चाह रहे हैं कि दलित, महादलित, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े जो हमारे अनपढ़ भाई हैं, उनकी एक बड़ी आबादी जो उन लोगों को वोट नहीं करती, अल्पसंख्यक समाज के लोग, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कैसे काटा जाए। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि किसी की नागरिकता तय करना, वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उसके माँ बाप कब पैदा। सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है और 28 जुलाई को फैसला होना है। मैं भी गया हूँ, उसमें रिट याचिका दायर किया हूँ, निश्चित रूप से वो पक्ष में फैसला है। सर, अब बहुत सारे एमआईएम के कार्यकर्ता या जो सपोर्टर हैं वो भी आपके चाहने वाले हैं। वो इस आश्रय में था कि वो आप एमआईएम में शामिल होंगे, लेकिन आप आरजेडी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग नाराज़ हैं। जो एमआईएम की जो चाहने वाले वो आपको मतलब कि चाहते थे कि वो आप आए एमआईएम में, तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, मेरा यही है, मैं स्पष्ट बोला हूँ, आपके चैनल पर भी कई बार बोला हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द राय, तो यहाँ राय अलग अलग डिफरेंट था। ज़्यादातर लोग मुझ पर छोड़ दिए थे, समझ गए। जैसे मैं एक एमआईएम के कट्टर समर्थक गुलशाद राही साहब हैं जो कुवैत में, उनके वालिद साहब महबूब साहब हैं, मैं उनके घर पर गया, चाय पिया, ठीक है, और उनसे पूछा कि मैं कौन सा पार्टी में जाऊं। कल वो थे भी शीतल नगर में, तो वो स्पष्ट बोले कि इस बार मास्टर साहब एनडीए छोड़ के जिधर जाएंगे हम लोग उधर हैं। तो मेजॉरिटी में एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया। आप जब एमआईएम की बात कर रहे हैं तो अब कुछ लोग जन स्वराज कर रहे थे, कुछ लोग निर्दलीय कर रहे थे, कुछ लोग जो है एमआईएम कर रहे थे, कुछ लोग महागठबंधन के आरजेडी कांग्रेस कर रहे थे। तो मैं तो पहले ही बता दिया कि अभी जो मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए मैंने बिहार में जो सबसे बड़ा दल है राष्ट्रीय जनता दल, जो महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है, और आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो महागठबंधन को लीड कर रहे हैं अभी बिहार में, पिछले बार 10 सीट से चूक गए। तो मेरी पूरी ये था कि भाई इसको जो ये सांप्रदायिक ताकतें हैं इसको रोका जाए। तो उसके लिए महागठबंधन से बेटर कोई ऑप्शन नहीं था, और उसमें राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे बड़ा दल था। और आपने पूछा तो भाई जब लोगों की अलग अलग राय थी, जो मेजॉरिटी राय है उस हिसाब से काम किए तो बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचा होगा, मैं मानता हूं। ऐसे लोगों से मैं माफ़ी का खासकार हूं कि भाई उनके चाहत के, उनके विल के अनुसार कि जो है मैं जो उस पार्टी में नहीं जा सका। अब तो कहीं भी जाते हैं, एमआईएम में भी जाते तो एक बड़ा तबका वो भी नाराज होते, जनस्वराज में जाते तब भी नाराज होते। हाँ, यहाँ पर तो ऐसा नहीं था कि 100% लोग जो है एक ही तरफ थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है सर, आपको 2-4 और सवाल है बस, कि आप आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं, तो आरजेडी किशनगंज के आरजेडी संगठन के जो लोग हैं, क्या उनसे बातचीत हुई है इस बारे में? और बाकी क्या आपका स्वागत किया गया है? जब आप कल आए तो देखे कि ज़्यादातर आपके चाहने वाले थे और आरजेडी के कम लोग थे उसमें ज़्यादा। जब मैं आरजेडी में जाऊंगा तब ना वो लोग कहेंगे। भाई मेरी सबसे बात हुई फ़ोन पर, इजहार एसपी साहब से भी बात किया हूँ। अब जो है आपको क्या बात हुई सर इजाज़त? नहीं, मैं उनसे बोला कि आप घर पे, कल मैं आ रहा था, मैंने घर में रहेंगे तो पहले जाके उन्हीं से तो बताए। हाजी साहब बोले कि नहीं मैं पटना में हूँ, वो बताया कि आज मैं लौट सकता हूँ। कमरुल हुदा साहब से भी बात हुई, सऊद आलम साहब से भी बात हुई, माननीय विधायक ठाकुरगंज, अंजार नईमी साहब से भी बात हुई, माननीय विधायक बहादुरगंज, उसी तरह शाहनवाज साहब से भी बात हुई मेरी, माननीय विधायक जोकीहाट, उसी तरह रुकनुद्दीन साहब माननीय विधायक जो बैसी हैं उनसे, माननीय विधायक पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान साहब जो 6 बार विधायक रह चुके हैं, सबसे सीनियर लीडर हैं राष्ट्रीय जनता दल के इस सीमांचल में, उनसे भी मेरी बात हुई। पचातवन विधायक से मुलाकात करेंगे सर, आप मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। उससे मेरी कोई जाति, कोई जगह ज़मीन का लड़ाई थोड़े है।
सबसे मिलेंगे। इसलिए जो लड़ाई है इसको अंजाम तक ले जाने में तो सबके सहयोग मदद चाहिए। आप ये लास्ट में कोचा धामन की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोचा धामन की जनता को यही संदेश देंगे कि 28 जुलाई को हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जो है अभी नेता विरोधी दल और जो है राज्य के बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की पसंद है। अभी सर्वे आया, दो सर्वे में वो एज ए कैंडिडेट मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लोकप्रिय हैं। आप भी देखे होंगे लगातार 2 सर्वे में कुछ अंतराल पर 3 महीने 4 महीने तो एज ए मुख्यमंत्री कैंडिडेट बिहार में 1 नंबर है। फिर जो एक सीट का जो सर्वे हुआ तो उसमें भी महागठबंधन को 126 सीट और जो है एनडीए को 112 सीट जो एक किया गया। तो मेरी अपील है लोगों से कि 28 जुलाई को किसान कॉलेज सोनथा सुंदरबाड़ी पहुंचकर हमारे बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जोरदार स्वागत करें और सभी लोगों से, सिर्फ कोचा धामन नहीं, पूरे सीमांचल बिहार के लोगों से मेरी अपील होगी, खासकर माइनॉरिटीज़ की, कि किसी के बहकावे में नहीं आए, इधर उधर मत जाके। जब आपको ऑप्शन है डायरेक्ट गोल करने का तो हम किसी को क्यों पास दें। हमको दिल्ली जाना है तो हम किशनगंज में बैठेंगे, दिल्ली जाएंगे। अब कोई कहे कि नहीं कलकत्ता होके जाइए बेहतर होगा, फिर हम कलकत्ता जाएंगे, हावड़ा से फिर गया होकर के जाएंगे, तो मैं क्यों दूसरा लाइन लूँ जब मेरा डायरेक्ट लाइन है। तो आदमी को उसको प्रीफर करना चाहिए। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि अभी लड़ाई बड़ी है, इसलिए बहुत सारे मतभेद होंगे, मुझसे भी मतभेद होंगे, बहुत सारे लोगों के, सबको बुला करके सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आइए और जो है जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसको यहाँ से कुचल कर पूरे देश में एक मैसेज दें, तब आगे देश से भी ऐसे ताकतों को विदाई करने के लिए जो है लड़ाई और हमारी मजबूत होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे मास्टर मुजाहिद साहब। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।